दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 39। सम्राट का कमरा। सोना कपड़े बदलकर बिस्तर पर आकर लेट जाती है। सम्राट सोफे पर बैठा अपना काम करते हुए सोना की तरफ देखकर बोला, सोना। सोना सम्राट की बातों को इग्नोर करके अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है। सम्राट सोना को जवाब न देता हुआ देखकर सम्राट कहता है, सोना, मुझे पता है तुम जाग रही हो, इस तरीके से इग्नोर करना बंद करो, मुझे तुमसे काम है। सोना सम्राट के बात सुनकर भी अनसुना कर देती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। ब्लैंकेट पूरी तरीके से ओढ़ लेती है। सम्राट लैपटॉप में टाइपिंग करते हुए धमकी भरी आवाज में बोला, अभी बात कर रहा हूं ना, इसलिए इग्नोर कर लो, और अगर मैं उठकर आ गया तब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, इसलिए जो बोल रहा हूं उसे चुपचाप सुन लो। सोना सम्राट की धमकी देने पर भी उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिस पर सम्राट अपना लैपटॉप जोर से बंद कर सोना की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। सम्राट सोना के पास आ ब्लैंकेट हटाकर देखता है तो सोना सच में चैन की नींद सो गई थी, क्योंकि दिन भर के काम के कारण वो काफी ज्यादा टायर्ड फील कर रही थी। सम्राट के होठों पर एक ना बयां करने वाली खूबसूरत सी मुस्कान आ जाती है, जो शायद पहले कभी नहीं आई थी, और सम्राट झुककर सोना के माथे को चूम लेता है और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करके कहता है, सच में बहुत नाराज हो मुझसे, लेकिन मैंने गलत इंटेंशन के साथ सुधांशु को हट करने के बारे में नहीं सोचा, आफ्टरऑल वो मेरा साला है। लेकिन सोना सम्राट की बात का कोई जवाब नहीं देती। सम्राट सोना के गाल को खींचकर बोला, इस बार गलती मेरी है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर अगली बार तुमने मुझे इग्नोर किया ना तो मैं तुम्हें बहुत जोर से काट लूंगा, इट्स माई प्रॉमिस। और सम्राट ओबरॉय कभी झूठे प्रॉमिस नहीं करता। इतना सोचते हुए सम्राट लाइट ऑफ कर देता है और जाकर बिस्तर के दूसरी तरफ सोना के बगल में आराम के साथ सो जाता है। इधर मित्तल मेंशन रात का वक्त है। कशिश और काव्या रात का डिनर करके कमरे में आ चुके थे। आज काव्या के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। कशिश काव्या के होठों की मुस्कान को देखते हुए बोला, इतनी खुशी सिर्फ एक झलक देखकर। काव्या कशिश की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपनी फैमिली से मिलने पर किसे खुशी नहीं होती। कशिश काव्या के जवाब पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, फैमिली वालों को देखकर ही खुश हुई थी या फिर? काव्या कशिश की बात सुन उसे देखते हुए बोली, क्या आपने सुना नहीं मेरे भाई ने क्या कहा? सुधांशु और मैं सिर्फ क्लासमेट्स हैं, सुधांशु को आगे बढ़ना है तो उसके लिए बेहतर है कि मैं उसके पीछे न जाऊं। कशिश ताली बजाते हुए बोला, इसे कहते हैं प्यार, अपने पार्टनर की खुशी के लिए अपनी सारी फीलिंग को सेक्रीफाइस कर देना। आई एम इम्प्रेस्ड। काव्या कशिश के कटाक्ष को सुनकर धीरे से बोली, आपका कोई भी मकसद पूरा नहीं होगा। मुझे नहीं पता आपने क्यों मुझसे शादी की, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि इसके पीछे जरूर कोई वजह है। कशिश तिरछी नजर से काव्या को देखते हुए बोला, चलो अच्छी बात है, मैंने तुम्हें जितना बेवकूफ समझा तुम इतनी बेवकूफ और भोली नहीं हो, और तुमने बिल्कुल सही समझा, मेरा मकसद है जिसे पूरा होने से तुम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता। काव्या कशिश को देखते हुए बोली, और मुझे उसी मकसद। कशिश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, काव्या ओबरॉय, तुम तो जन्म से ही मेरे नाम हो, तो तुम्हारी जवानी को मैं किसी और के नाम कैसे होने दूं? काव्या हैरानी और कंफ्यूज भरी नजरों से कशिश को देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हो? कशिश अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम्हें क्या लगता है सम्राट ओबरॉय ने मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं किया? सम्राट ओबरॉय चुप क्यों रह गया? वरना वो तो चाहता तो तुम्हारे मुंबई आने के बाद ही तुम्हें मुझसे दूर कर सकता था ना, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को मेरी बॉडीगार्ड्स के साथ रिप्लेस कर दिया। काव्या हैरानी से कशिश की तरफ देखते हुए बोली, क्या भाई को हमेशा से पता था कि? कशिश काव्या की बात को बीच में काटकर बोला, मिसाल फैशन इंडस्ट्रीज, सुना है इस ब्रांड के बारे को? काव्या कंफ्यूजन में कशिश की तरफ देखने लगती है, जिस पर कशिश उस कमरे का लाइट ऑफ कर टीवी ऑन करता है जिसमें एक प्रेजेंटेशन चल रहा था। काव्या उस प्रेजेंटेशन को देखने लगती है, जिस पर कशिश उसे पॉइंट करते हुए कहता है, ध्यान से देखो। काव्या कुछ देर उस प्रेजेंटेशन को देखती है और अपनी आंखें बड़ी कर कशिश की तरफ देखते हुए कहती है, आपके कहने का मतलब है कि मिसाल 4 कंपनियों से मिलकर बना है? लेकिन कशिश काव्या की बात को बीच में काटकर बोला, 2 कंपनियों का नाम नहीं है, सिर्फ लूथरा और ओबरॉय फैमिली पार्टनरशिप में है, यही दिखाया जा रहा है, ठीक कहा ना? और इस गेम का मास्टरमाइंड तुम्हारे डैड राजेंद्र ओबरॉय है। काव्या कशिश की बात सुन हैरानी से बोली, झूठ? मेरे डैड ऐसे फ्रॉड काम नहीं कर सकते, मैं कभी नहीं मानती, आप झूठ बोल रहे हो मुझे नीचा दिखाने के लिए। कशिश व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, 2 परिवार की खुशियों को उजाड़कर ओबरॉय इंडस्ट्री खड़ा हुआ है,
एक मेरे और दूसरा शेखर अवस्थी, मतलब तुम्हारी भाभी। काव्या की आंखों में नमी तैर जाती है और वो गुस्से में चिल्ला कर कहती है, मेरे भाई, मेरे डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम जानबूझकर मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। कशिश काव्या की बात पर उसे घूरते हुए बोला, 20 साल पहले के रिकॉर्ड चेक करो, न्यूज़पेपर में देखो, मित्तल परिवार की बर्बादी और अवस्थी परिवार के आंसू तुम्हें नजर आ जाएंगे। काव्या पैनिक होने लगती है। कशिश काव्या के पास आकर कहता है, क्या हुआ? अभी तो सिर्फ आधी असलियत सामने आई है। सोचो, जब सुधांशु अवस्थी और तुम्हारी सो कॉल्ड भाभी को इस बारे में पता चलेगा, तब क्या होगा? और सबसे जरूरी बात, सुधांशु अवस्थी नफरत करता है उन लोगों से जिनके कारण उन्हें ये मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी जीनी पड़ रही है। कशिश की बातों को सुनते हुए काव्या नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगती है, तो कशिश कहता है, सोना छोड़कर चली जाएगी तुम्हारे भाई को? सुधांशु नफरत करेगा तुमसे? उसकी आंखों में तुमने सिर्फ अपने लिए सिंपैथी ही देखी है ना, नफरत देखोगी? जिन आंखों में कभी तुम अपने लिए प्यार देखती थी, उसमें सिर्फ तुम्हें नफरत नजर आएगी। इतनी नफरत की तुम सहन नहीं कर पाओगी, सिर्फ नफरत करेगा वो। काव्या अपने कान पर हाथ रख जोर से चिल्लाकर बोली, चुप रहो, कोई मुझसे नफरत नहीं करता, मेरे डैड ने कुछ नहीं किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। कशिश बिना किसी भाव के काव्या को देखते हुए बोला, नफरत करता हूं मैं तुमसे, पूरे ओबरॉय परिवार से, इतनी नफरत कि मेरी नफरत में तुम और तुम्हारा पूरा परिवार जिंदगी भर जलेगा, समझी? काव्या नम आंखों से कशिश की तरफ देखने लगती है, जिस पर कशिश कहता है, टिक फतक बेबी, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। काव्या अपने दोनों हाथ जोड़ कशिश से बोली, मुझे नहीं पता कशिश क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करो, एक बार सब कुछ ठीक से पता लगाने की कोशिश करो। मुझे पता है मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। कशिश काव्या के आंसुओं को इग्नोर करते हुए बोला, जिस अकेलेपन को इतने सालों से मैं अपने दिल में रखता हुआ आ रहा हूँ, कसम से इसका 2 गुना वापस करूंगा पूरे ओबरॉय परिवार को। काव्या कशिश को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोली, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज। कशिश काव्या के हाथ को झटक कर बोला, वेट एंड वॉच। इतना कहकर कशिश कमरे से बाहर चला जाता है। काव्या बस रोते हुए उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कशिश का अतीत इतना काला है, जिसके बारे में अभी सब कुछ क्लियर भी नहीं था। अगली सुबह ओबरॉय विला। अदिति सुबह सुबह उठकर रेडी हो शोभित के कमरे में आ पहुंचती है। अदिति शोभित की तरफ देखती है, जो कि सुकून की नींद सो रहा था, क्योंकि अभी उसके उठने का समय नहीं हुआ था। अदिति शोभित के बिस्तर के कोने पर बैठकर उसके गाल को पोक करती है। शोभित नींद में उसके हाथ को हटा देता है और फिर से सो जाता है। अदिति इस बार शोभित गाल को खींचने लगती है, जिस पर शोभित अपनी आंखें खोलकर अदिति की तरफ देखता है और उसे अपने कमरे में देख जल्दी से उठकर बैठते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी सुबह सुबह? अदिति घड़ी की तरफ दिखाते हुए बोली, 6 बजे बज गए हैं, सुबह लग रहा है आपको? शोभित अपनी आंखें मिचते हुए अदिति से बोला, हाँ तो तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तुम तो 7 बजे से पहले उठती नहीं हो। अदिति उबासी लेकर शोभित से बोली, आप सिर्फ उठने की बात करते हो, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। शोभित अदिति के मुंह पर हल्का सा थपथपा कर बोला, अच्छी बात है, इसलिए मुझे उठाने आई थी। अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं उठाने तो आई थी, लेकिन इसलिए नहीं कि 6 बजे बज गए थे। मैं इसलिए उठाने आई थी क्योंकि आपको आज ब्रेकफास्ट बनाना है। शोभित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, और किस ज्योतिषी ने कहा है कि आज मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाला हूँ, इतने सारे सर्वेंट के होते हुए? अदिति मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, आपके कारण वापी मुझसे बात नहीं कर रहा। शोभित कंफ्यूज होकर बोला, वापी बात नहीं कर रहा, तुमसे क्यों? और मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? अदिति शोभित की बात सुनकर बोली, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, इस बारे में मैं किसी को ना बताऊं, और मैंने इस बारे में वापी को नहीं बताया, और कल वापी को इस बारे में पता चल गया, इसलिए वापी मुझसे बात नहीं कर रहा। शोभित अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन इन सब में मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का कहां से कनेक्शन आ गया? अदिति शोभित के सवाल का जवाब देते हुए बोली, मैंने वापी से सॉरी कहा तो वापी ने कहा वो मुझे तभी माफ करेगा अगर आप अपने हाथों से उसके लिए सैंडविच बनाओगे। शोभित 2 मिनट अदिति को देखने के बाद बोला, ठीक है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? अदिति शोभित की बात सुनकर बोली, आपके पास तो पहले से सब कुछ है, आपको क्या चाहिए? शोभित अपने गाल की तरफ इशारा करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग किस एंड गुड नाइट किस रोज, तभी मैं तुम्हें आज सैंडविच बनाकर दूंगा, वरना भूल जाओ। अदिति शोभित की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, ये तो खामखा गुंडागर्दी हो गई और आप मेरा एडवांटेज उठा रहे हो।
शोभित अदिति के गाल को थपथपाकर बोला, होता है कोकून, सब कुछ लेने और देने में चलता है, इसलिए तुम मुझे हर रोज किस देना, मैं तुम्हें आज सैंडविच बनाकर खिलाऊंगा। अदिति शोभित की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं रोज आपको किस करूंगी तो आप मुझे आज बस सैंडविच बनाकर क्यों खिलाओगे, मुझे भी रोज सैंडविच खाना है। शोभित अपने होठों की तरफ इशारा करके बोला, यहाँ पर रोज किस करो, तुम्हें रोज सैंडविच बनाकर दूंगा। अदिति शोभित के होठों को देखने लगती है, शोभित अदिति की आंखों को देखने लगता है, उसे अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। वो तो बस अदिति को परेशान कर रहा था और अदिति के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस को देखकर मुस्कुरा रहा था। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, मैं बेबी किस करूंगी, चिक्स पर ये गंदा है। शोभित अपने गाल को अदिति के सामने रखकर बोला, तो चलो गुड मॉर्निंग किसेस। अदिति इधर उधर देखती है और जल्दी से शोभित के गाल पर किस करके दूर हो जाती है। शोभित अदिति की हरकत को देखकर मुस्कुरा देता है और उसके बाल को सहलाकर कहता है, जाओ, मैं रेडी होकर आता हूँ। अदिति शोभित की तरफ देखते हुए बोली, पक्का आओगे ना और बनाओगे ना सैंडविच, मुझे भी चाहिए। ये कहते हुए अदिति के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। शोभित अदिति के गाल को थपथपाकर अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ हाँ, मेरी भूख कर तुम्हारे लिए ही बनाना है, चलो मैं रेडी होकर आता हूँ, तब तक सब्जी काट कर रखना। अदिति कुछ देर सोचने के बाद शोभित के दूसरे गाल पर किस करके बोली, मुझे सब्जी काटना नहीं आता, इसलिए मैंने आपको दूसरा किस दिया, बाय जल्दी आना। इतना कहकर अदिति बिस्तर से उतरकर भाग जाती है। शोभित पहले हैरान होता है और फिर हंस देता है और बाथरूम की तरफ रेडी होने चला जाता है। सम्राट का कमरा। सम्राट की नींद खुलती है तो उसकी नज़र मिरर के सामने रेडी हो रही सोना पर चली जाती है, जो कि साड़ी पहन रही थी और सोना की पतली कमर झांक रही थी। सम्राट पहले अपनी नजरें दूसरी तरफ करता है, फिर मन में कहता है, मैं क्यों नजरें फेर रहा हूँ, वो तो मेरी बीवी है ना, मैंने तो उसे कई बार देखा है, हाँ ये गलत नहीं है। इतना सोचते हुए सम्राट फिर से सोना को देखने लगता है, जो कि सम्राट की नजरों से बेखबर अपने साड़ी को बना रही थी। सोना अपनी साड़ी बनाने के बाद अपने बालों को सुखाते हुए मिरर की तरफ देखती है तो उसकी नज़र सीधा सम्राट की नज़रों से मिल जाती है, जो कि उसे ही देख रहा था। सम्राट अपनी भौहें चढ़ाकर सोना की तरफ देखता है तो सोना मुंह बनाते हुए फिर से अपने काम में लग जाती है। सम्राट बिस्तर से उतरकर पीछे से सोना को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या हो गया, इतना क्यों नाराज हो गई हो मुझसे। सोना झटके से पलटती है तो सम्राट लड़खड़ा कर दूर हो जाता है और हैरानी से सोना की तरफ देखने लगता है। सोना सम्राट को उंगली दिखाते हुए बोली, जब तक आप मेरे भाई से माफी नहीं मांगोगे, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। सम्राट अपनी आंखें बड़ी करके सोना को घूरते हुए बोला, हाउ डर यू थ्रेटन मी, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे उस नकचढ़े भाई से माफी मांगूंगा, तो भूल जाओ, मैं उससे कभी माफी नहीं मांगने वाला। सोना भी इतरा कर बोली, तो आप भी भूल जाओ कि मैं आपसे बात करूंगी, और 2 दिन बाद सिद्धू का बर्थडे है, इसलिए मैं आज अवस्थी हाउस जा रही हूं। सम्राट वार्निंग आवाज में बोला, सोना एक बार और सोच लो। सोना अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, सोच लिया। सम्राट अपने पैर पटकते हुए बोला, तो ठीक है, जाओ, चली जाओ, किसको धमकी दे रही हो, मैं रह सकता हूं तुम्हारे बगैर, बढ़िया खुद को बहुत बड़ी 30 मार खान समझने वाली। सोना सम्राट को इग्नोर करके फिर से रेडी होने लगती है। सम्राट पैर पटकते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद सम्राट फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है तो सोना उससे कमरे में नजर नहीं आती, जिस पर सम्राट नाराजगी से कहता है, कितनी अनरोमांटिक बीवी है मेरी, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरी नाराजगी से, मुझे लगा अगर बात नहीं करूंगा तो खुद बात करेगी, लेकिन ये तो हिटलर निकली। इतना सोचते हुए सम्राट सोना को मन में जी भर के कोसता है और क्लोजेट की तरफ रेडी होने चला आता है। सम्राट जब क्लोजेट में आता है तब उसकी नज़र काना में रखे सूटकेस पर जाती है। सम्राट सूटकेस को देखते हुए खुद से बोला, क्या ये सच में जा रही है, मुझे लगा बस धमकी दे रही है, ओ माय गॉड ये तो बहुत बुरी निकली। इतना सोचते हुए सम्राट उस सूटकेस को क्लोजेट के अंदर छुपा देता है और रेडी होने लगता है। किचन। शोभित सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, उसने सोचा आज सैंडविच के बजाय पूरा ब्रेकफास्ट ही खुद बना दे। अदिति बड़े ध्यान से शोभित को सैंडविच और ब्रेकफास्ट बनाता हुआ देख रही थी। ये बात तो अच्छी थी कि अदिति की कैचिंग पावर बहुत अच्छी थी। शोभित अदिति को एक सैंडविच दे देता है तो अदिति खाते हुए ब्रेकफास्ट बनता हुआ देखने लगती है। तभी वहां पर विप्लव आ जाता है। विप्लव शोभित को सैंडविच बनाता हुआ देखकर खुशी से उछलते हुए बोला, वाह, फाइनली आपके हाथों का सैंडविच इतने वक्त बाद। अदिति विप्लव की आवाज पर उसकी तरफ देखती है और अपना सैंडविच विप्लव की तरफ करते हुए कहती है, खाकर देखो, बहुत अच्छा बनाया है सीनियर ने।
विप्लव एक्साइटमेंट में जल्दी से अदिति की सैंडविच को खाने के लिए आगे आता है। उससे पहले ही शोभित अदिति के हाथ से सैंडविच का एक बड़ा सा बाइट ले विप्लव से कहता है, तुम्हारे लिए दूसरा है, तुम मेरी होने वाली फियोसी का झूठा नहीं खा सकते। विप्लव घूरकर शोभित की तरफ देखने के बाद अदिति की तरफ देखता है, जिसका चेहरा रोने जैसा हो गया था अपने सैंडविच को देखते हुए। अदिति शोभित के हाथ को पकड़कर सैंडविच उसके हाथ में थमाते हुए बोली, मुझे नहीं खाना, आपने कितना सारा खा लिया, इतना छोटा सा मुझे दिया है, आप ही खा जाओ। इतना कहकर अदिति नाराज होकर किचन से बाहर चली जाती है। विप्लव अदिति को जाता हुआ देखकर शोभित से बोला, अच्छा हुआ, अब तो बनी को आपसे बात ही नहीं करना चाहिए, उसकी सैंडविच खा गया आप भूखफल कहीं के। इतना कहकर विप्लव किचन से बाहर चला जाता है। शोभित कभी हैरानी से जाती हुई अदिति को देखता तो कभी अपने हाथ में पकड़े सैंडविच को जिसमें आधा सैंडविच पड़ा हुआ था। तभी वहां पर वैशाली आ जाती है और शोभित के हाथ से सैंडविच लेकर खाते हुए कहती है, अच्छा हमरे लिए रखा था क्या, वाह यार तुम तो अच्छा सैंडविच बना लेते हो। शोभित वैशाली को घूरते हुए बोला, वो मेरा जूठा था। वैशाली शोभित की बात सुन उसकी तरफ देखती है और खाते हुए कहती है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और मिल बांटकर खाने से प्यार बढ़ता है। तभी वहां वैशाली को ढूंढते हुए अमृत भी आ जाता है और शोभित को देख हैरान होते हुए कहता है, तुम कब से कुक बन गए, क्या घर में और नहीं है काम करने वाले। शोभित अपने प्रॉफिट को छुपाते हुए बोला, वो विप्लव काफी दिन से मुझे अप्रोच कर रहा था, मेरे हाथ से उसे सैंडविच खाना है, इसलिए मैं बस उसके लिए बना रहा था। वैशाली शोभित की बात सुन उसे देखते हुए बोली, तुम झूठ काहे बोल रहे हो, बनी बता रही थी कि तुमने गुड मॉर्निंग किस लिया उससे और बदले में कहा कि तुम उसके लिए सैंडविच बनाओगे, मतलब वो हमसे झूठ बोल रही थी या तुम झूठ बोल रहे हो। शोभित घूरकर अमृत की तरफ देखता है, जिस पर अमृत वैशाली को किचन से बाहर ले जाते हुए बोला, तुमको क्या लेना देना है, तुम चलो यहाँ से, तुम्हें किचन में आने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ब्रेकफास्ट मिलकर बना लेंगे, ठीक। वैशाली पलटकर अमृत की तरफ देखते हुए बोली, आज ना हमको पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा था, तो तुम हमरे लिए पास्ता बना दो। अमृत खिसियानी भरी मुस्कान के साथ बोला, जरूर मोहतरमा, और कोई इच्छा हो तो फरमाए, हम उसे भी पूरा कर देंगे। वैशाली कुछ देर सोचने के बाद बोली, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम जो कह रहे हो वही करो, हम बाकी का लिस्ट बाद में देंगे। इतना कहकर वैशाली किचन से बाहर चली जाती है। अमृत जाती हुई वैशाली को घूर कर देखता है और जैसे ही पलटता है तो उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि शोभित अपनी जानलेवा नजरों से अमृत को घूर रहा था। अमृत चुपचाप एप्रेन पहनते हुए बोला, तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो, अपने बड़े भाई को कोई इस तरीके से घूरता है क्या, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। शोभित सैंडविच रोस्ट करते हुए बोला, मुझे एक चीज समझ नहीं आता, आपकी बीवी हमेशा जग्गा जासूस बनकर सब लोगों के राज क्यों निकलवाती रहती है, क्या उसके पास इतना खाली समय रहता है, आप कुछ करते नहीं हो क्या। अमृत शोभित की तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे शोभित ने जानबूझकर उस पर जले हुए जख्म पर नमक मिर्ची मसाला भर भर के मसल दिया हो। अमृत रिएक्शन को देखने पर शोभित हंसते हुए बोला, आपके रिएक्शन को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे। अमृत शोभित की बात को पूरा होने से पहले नाइफ उठाकर बोला, इसे मैं तुम्हारे गले में घुसा दूंगा, फिर तुम गूंगे हो जाओगे, इसलिए चुपचाप अपना सैंडविच कंप्लीट करो। अमृत की धमकी देने को सुनकर शोभित थोड़ा सा घबरा जाता है और चुपचाप सैंडविच बनाने लगता है। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अमृत और शोभित ने अभी भी एप्रेन पहन रखा था। सम्राट नाश्ते को देखते हुए अपने दोनों भाई को देखकर बोला, तुम दोनों आज बावर्ची क्यों बने हुए हो, शेफ कहाँ चले गए। अमृत सम्राट को पास्ता और सैंडविच देते हुए बोला, यार चुपचाप खाना, तुझे क्या लेना देना है किसने बनाया है और किसने नहीं, पेट भरने से मतलब होना चाहिए। सम्राट अमृत की बात पर बोला, मुझे अपना हाजमा खराब नहीं करना, इसलिए बस कंफर्म कर रहा था। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, तुम काहे अपनी क्रेडिट डाउन कर रहे हो, अगर तुम्हारे हाथ का बना हुआ नहीं खाना चाहते तो हमको इधर दो, हम खाएंगे, हमको भूख लग रही है बहुत। सम्राट एक नज़र वैशाली को देखने के बाद अमृत की तरफ देखता है तो अमृत चुपचाप सम्राट को ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है। सम्राट किसी जज की तरह शोभित और अमृत का बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है। शोभित और अमृत उसे ही देखने लगते हैं। सम्राट बाइट लेने के बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करता है। तब जाकर शोभित और अमृत राहत की सांस लेते हैं और सब लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व कर देते हैं। फिर सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। सम्राट अपना नाश्ता करते हुए शोभित और अमृत से कहता है, जाकर कपड़े चेंज करो, हमें ओपनिंग के लिए चलना है या फिर वहां पर आए गेस्ट लोगों के लिए बावर्ची का काम करना है।
सम्राट की बात सुन अमृत और शोभित जल्दी से अपना एप्रेन निकालकर किचन में रख देते हैं और कमरे की तरफ चले जाते हैं। वैशाली सम्राट को देखते हुए विराट के कान में धीरे से बोली, बागर बिल्ला फिर से अपने बॉसी ऑरा में आ गया, कभी कभी भूत पकड़ता है का इनको। विराट वैशाली की बात पर बोला, तुम चुप रहो और चुपचाप अपना नाश्ता करो। वैशाली मुंह बनाते हुए फिर से अपना नाश्ता करने लगती है। राजेंद्र जी सम्राट की तरफ देखते हुए बोले, तुमने कभी किसी भी स्पोर्ट्स, डांस एकेडमी इन सब में ना ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा और ना ही ऐसा कोई बिजनेस करने के बारे में, लेकिन इस बार क्या हुआ? सम्राट राजेंद्र जी की बात पर बोला, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने देखा कि काफी सारे एथलीट एंड डांसर सिंगर कम बजट में एक अच्छा एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते, बस इसीलिए मैंने ये एकेडमी खोलने के बारे में सोचा है। और हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो लोग भी कभी कभी हॉलिडे एंड वेकेशन के लिए एकेडमी में आकर अपना प्रैक्टिस एंड टैलेंट दिखा सकते हैं। रचना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, ये काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन अचानक तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? सम्राट कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, मैं काफी पहले से इस बारे में सोच रहा था। विप्लव सम्राट की बात सुन एक्साइटेड होकर बोला, ब्रो, आप रॉय अंकल की पार्टी में नहीं गए थे? आप यकीन नहीं करोगे, वैशाली ने इतना अच्छा गाना गाया था कि पूछो ही मत, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया था। विप्लव की बात सुन घर के बड़े हैरानी से वैशाली की तरफ देखते हैं तो वैशाली, जो कि जानवरों की तरह अमृत का बनाया हुआ पास्ता और दूसरे हाथ से सैंडविच खा रही थी, हड़बड़ा जाती है और उसे ठसका लगता है। अदिति जल्दी से वैशाली को पानी पिलाती है तो वैशाली पानी पीने लगती है। वैशाली पानी पीने के बाद घरवालों की तरफ देखते हुए बोली, आप सब लोग हमको इस तरीके से घूर काहे रहे थे? सम्राट नैपकिन से अपने होंठ साफ करते हुए बोला, आज हम लोगों को तुम्हारे नए टैलेंट के बारे में पता चला है। गाली देने, मारपीट करने, बदतमीजी करने और दूसरों को नीचा दिखाने के अलावा तुम्हें सिंगिंग करना भी आता है। ग्रेट। सम्राट की बात पर वैशाली खिसियानी हंसी के साथ बोली, सोचने के लिए तो कोई ये भी नहीं सोच सकता कि आप जैसा घमंडी आदमी किसी की तारीफ के साथ बेइज्जती भी कर सकता है। सम्राट वैशाली को घूर कर देखता है। सोना वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा नाश्ता हो गया ना वैशाली? चलो हम लोग तैयारी देख कर आते हैं। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, ओपनिंग तुम्हारे हाथों से होनी है सोना, इसलिए नाराजगी छोड़ो। सोना सम्राट की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। बाकी घर वाले भी सम्राट की तरफ देखने लगते हैं। क्या होने वाला है डांस एकेडमी के ओपनिंग में? क्या काव्या कशिश के दिल में जल रहे नफरत की आग को शांत कर पाएगी? जब पता चलेगा सोना और सुधांशु को इस बारे में, तब उनका रिएक्शन कैसा होगा? अब क्या करेगी काव्या? अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।